नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक बड़े ही राजनीतिक घटनाक्रम का ये दिन है। हालांकि मामला है फाइनेंशियल करप्शन से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं इसको राजनीतिक कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, जिस तरह से ईडी का जिक्र हो रहा है या फिर सीबीआई है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। संजय राउत का नाम उसमें जुड़ गया है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के जरिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए कई घंटों की पूछताछ के बाद। और उनके ऊपर मामला चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। एक मामला था मुंबई में, जो चौल आप जानते हैं, चॉल्स बनाई जाती हैं, उनके रीडेवलपमेंट को लेकर एक प्रोजेक्ट था, जिस सिलसिले में अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर चल रहा है। और अब फिलहाल उनको जो कस्टडी है वो भी मिल गई है, ईडी की 3 दिन की कस्टडी। तो इसके बाद अब ये पूरा मामला चल रहा है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, जिसको कि शिवसेना के ही कुछ जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही नेता थे, उनके ज़रिए जो बीजेपी को पीछे से उनकी बैकिंग मिली हुई थी, उसके ज़रिए सरकार को ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या अब जो नया प्रोजेक्ट है वो ये है कि सरकार ख़त्म करने के बाद क्या शिवसेना को ख़त्म करने की तैयारी है। साथ साथ एक ही सांस में दूसरी चीज़ जो आप सुनिए वो है झारखंड। झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि सत्ता बदलने की पूरी कोशिश की गई महाराष्ट्र के मॉडल पर। एक ही दिन में 2 तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 2 तरह का राजनीतिक घटनाक्रम, 2 अलग अलग स्टेट, लेकिन एक ही तरह का मोडस ऑपरेंडी नज़र आ रहा है। वहाँ पर 3 जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं उनको पकड़ा गया है लाखों रुपए कैश के साथ वेस्ट बंगाल में, जिस पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया जा सकता था। आप जानते हैं कि जो मेजॉरिटी है उससे बस थोड़ा ही ऊपर जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की और जेएमएम की झारखंड में है। इस पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसको देखा कैसे जाए? क्या देश में कोई ऐसा राज्य बचेगा जहां पर भाजपा की सरकार नहीं होगी, जहां भाजपा शासित कोई राज्य नहीं होगा? क्या ऐसा कोई दिन बचेगा हमारे पास? यही जानने के लिए मेरे साथ 2 बड़े पत्रकार मौजूद हैं, जो कि पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति को देखते रहे हैं, और हम किस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में जो ये तब्दीली आ रही है इसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखें। मेरे साथ सत्य हिंदी से आशुतोष जी मौजूद हैं और साथ ही अशोक वानखेड़े मेरे साथ मौजूद है। दोनों का स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले पहला सवाल, क्या शिवसेना इस पूरे धक्के को, इस हमले को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या सिर्फ और सिर्फ सियासी हमला है? ये मुझे सियासी हमला ज्यादा दिखता है। मनी लॉन्ड्रिंग में इसमें एकदम जो प्रथम दर्शा दिखता है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं दिखता। लेकिन जब आपने झारखंड का और महाराष्ट्र का जिक्र किया तो मैं आपको थोड़ा पटना में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके वक्तव्य पे लेके जा रहा हूं। उन्होंने ये कहा था अभी हाल ही में 1 दिन पहले कि इस देश में सिर्फ एक राजनीतिक दल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी। जो भी सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। जब ये वो बोलते हैं तो ये इसलिए बोल गए क्योंकि वो जो कृति हो रही है, जो काम हो रहा है लगातार, ये वही हो रहा है। बहुत सारी राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन है, क्योंकि सीबीआई जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तो ये तय हुआ था कि सीबीआई राज्य के अनुशंसा पे ही जा सकती है। लेकिन फिर ईडी को एम्पावर करके केंद्र सरकार ने अब ईडी का खुल के उपयोग किया जा रहा है। यदि मैं संजय राउत की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, आपने कहा शिवसेना के लिए बहुत बड़ा हमला है। क्या महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार ये मुद्दा है नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जहां जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हो। ये तमाम नेता जो है, ये कल तक सिंगल रूम में रहने वाले लोग, ये बड़े बड़े महलों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जनता को पता है कि भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सभी जगह आपको भ्रष्ट लोग मिलेंगे। लेकिन ईडी का जो उपयोग होता है, खासकर जो बार बार बोला जा रहा है 1000 करोड़ के स्कैंडल में वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। सवाल इतना ही है कि ये जो पात्रा चाल केस था, ये महाराष्ट्र में रीडेवलपमेंट का काम था। ये पात्रा चाल 47 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें 672 लोग रह रहे थे, और ये म्हाडा की जमीन थी, ये म्हाडा के टेनेंट थे। एक बात, उसके बाद एक गुरु आशीष कंपनी करके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो हिंदुस्तान डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ रुपए गबन का एक कोऑपरेटिव बैंक का चार्ज चल रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, उसी की ये सिस्टर कंसर्न थी। इन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया। उसमें ये 672 लोगों को उनको रेंट देना है या उनको रीसेट कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है, और उस एरिया को डेवलप करके उनको वापस वहां लाना था। बाकी एफएसआई बेचना था। इन्होंने पहले वहां कुछ नहीं किया, एफएसआई बेच दिया, कुछ एरिया बेच दिया, उससे 901 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, कुछ लोगों का बुकिंग कर लिया, उससे 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, और किसी को भी कोई फ्लैट नहीं मिला।
अब यहाँ पे संजय राउत आते कहाँ हैं? उस जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर प्रवीण राउत के पत्नी ने अपने अकाउंट से संजय राउत के पत्नी के अकाउंट में 85 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इनका कहना है हमने लोन दिया, उसमें से 55 लाख रुपए वापस भी किए। वो 85 लाख रुपए दादर में एक फ्लैट लेने के लिए बोला गया, जो फ्लैट उन्होंने लिया। ये ट्रांजैक्शन यदि इतना सीधा सीधा जो ट्रांजैक्शन बता देते हैं तो मुझे लगता है कि जब तक संजय राउत ने उस कंपनी को फ्रॉड करने के लिए मदद नहीं की तो वो कंपनी संजय राउत को रिश्वत क्यों देगी या मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करेगी, ये सवाल उठता है। 2008 का केस है। 2008 में शिवसेना और बीजेपी भी साथ में थी, सत्ता में थी, कई लोग उसके बाद भी आए गए, लेकिन ये मामला अब बाद में उठा जब सीबीआई ने एक बैंक कोऑपरेटिव बैंक मामले में पेरेंट कंपनी एसडीआईएल को रेड की, फिर वहां से ये गुरु आशीष कंपनी में आए, फिर ये स्कैंडल पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि संजय राउत ने 85 लाख रुपए लिए, उसमें से 55 वापस किए, उसके बावजूद उनके ऊपर ठीक है। दूसरी बात है, पत्रकारिता में आशुतोष भी है, हम भी है, आप भी है। पत्रकारिता में मुंबई में 9-9 प्लॉट यदि आप किसी बीच पे लेते हैं या आपका खुद का एक बंगला होता है भांडुप में, उसके बाद भी आप 2-4 जगह फ्लैट लेते हैं, तो ये पैसा पत्रकारिता में नहीं आता। वो कहते हैं कि मेरी कई कंपनियां हैं, तो मैं संजय राउत को पत्रकार भी नहीं मानता। जो कई कंपनियों का संचालक करता है वो भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर की आइडेंटिटी हो जाता है। तो वो उन्होंने पैसा कैसा कमाया, क्या कमाया, वो देखना है ईडी का। जी हाँ अशोक जी, मैं आपके जी हाँ जी अशोक जी मैं आती हूँ आपकी तरफ, और ये अच्छी बात है कि आप पूरा ब्यौरा दे रहे हैं और काफ़ी डिस्क्रिप्शन से आप बता रहे हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ, आशुतोष जी का भी एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर वापस लौटती हूँ। आशुतोष जी मुझे ये बताइए कि पीएमएलए जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा एक्ट यानी ये कानून जो बना, ये बड़ी भली नियत के साथ बना था कि पैसे का जो दुरुपयोग है, जो गलत इस्तेमाल है, उसको रोका जाए। एक वक्त वो भी था जिसको कि टेररिज्म से इतना ही गंभीर बताया गया पीएम जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जितना आतंकवाद के मामले हैं। लेकिन इस तरह से खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, फैसले के बाद जो ईडी को जो ताकतें दी गई हैं, प्रताप भानु मेहता को मैं पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा, पूरे तरीके से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम था वो था लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, अब उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पर वो साफ साफ पीएमएलए को बयान कर रहे हैं कि कैसे पीएमएलए में जिस आदमी को दोषी बनाया गया है उस आदमी पर ये जिम्मेदारी है कि वो ये अब साबित करे कि वो दोषी नहीं है, अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि सरकार की पूरी ताकतों के बरक्स। तो ऐसे में क्या एक बार अगर व्यक्ति जो जेल में चला गया या जो अब ये कस्टडी में चले गए हैं ईडी की, संजय राउत, आपको क्या लग रहा है इनका भविष्य क्या होगा? नहीं, वजह संजय राउत का भविष्य तो इस बात पे निर्भर करेगा कि उनको कन्विक्शन होता है या कन्विक्शन नहीं होता है। अगर वो कन्विक्ट हो जाते हो तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आज की तारीख में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूरी क्रेडिबिलिटी है, उसको क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से उसका कोई आधार आज की तारीख में बचा नहीं है। करीब 5400 के आसपास केसेस इन्होंने किए 2005 से लेकर अभी तक, और इनमें से कन्विक्शन अगर केस हुआ है तो सिर्फ 24 केसेस का कन्विक्शन हुआ है। तो जिस एजेंसी का कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है, तो वो संजय राउत को या दूसरे मामलों में कन्विक्ट करा पाएगी, इसमें मुझे पूरी तरीके से संदेह है। लेकिन ये सवाल, जैसा कि अशोक ने भी कहा, ये सवाल ईडी का है ही नहीं। ये सवाल है पॉलिटिकल मामला है, और राजनीतिक तौर पर जितना विपक्ष इस देश के अंदर है उसको पूरी तरीके से खत्म करना है, उसको पूरी तरीके से तबाह करना है, और इस देश के अंदर एक पार्टी सिस्टम को लागू करके अथॉरिटेरियनिज्म को एक तरीके से स्टैब्लिश करना है। ये पूरा मामला वहीं पर आता है। जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा क्या ये महज एक संयोग है कि सोनिया गांधी से इससे भी पूछताछ हो रही है और उनसे 10-10 घंटे पूछताछ हो रही है? उसके पहले राहुल गांधी से 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है, 5 दिन आपने पूछताछ की। तो और उसके बाद अगर आप देखिए तो ईडी जो है वो बंगाल चली जाती है, पार्था चटर्जी को पकड़ लेती है, और पार्था चटर्जी के पकड़ने के बाद फिर वो पता चलता है कि जब वेस्ट बंगाल के अंदर 3 ऐसे जो है कांग्रेस पार्टी के एमएलएज हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं पैसे के लेकर। जो खुद झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके जो अपने करीबी है पंकज मिश्रा, वो जेल के अंदर है। उनके जो प्रेस एडवाइजर हैं अभिषेक प्रसाद, उनसे ईडी पूछताछ करी। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त शायद उनसे पूछताछ इस वक्त चल रही होगी। नवाब मलिक जेल के अंदर है, अनिल देशमुख जेल के अंदर है, महबूबा मुफ्ती की मां से पूछताछ हो चुकी है, फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो चुकी है।
तो एक लंबी सीरीज है, इनमें से कहीं भी आपको बीजेपी के किसी नेता का या आरएसएस के किसी नेता से ईडी पूछताछ करती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े और सरकार से जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से गंगा में नहाए हुए, पूरी तरीके से साफ है, कोई भ्रष्टाचार कभी नहीं करते, क्लीन करियर है उनका, और जितने विपक्ष में वो सारे चोर उचक्के उठाई गिरे हैं, और इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके दो पहलू, पहला पहलू तो बिल्कुल साफ है कि केंद्र में जो मौजूदा सरकार है वो विपक्ष कतई देखना नहीं चाहती है, और उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर बिना किसी अपोजिशन के हिंदू राष्ट्र को लागू कर दिया जाए। जो दूसरा पहलू इस पूरे मामले का यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले तीसरा सीतलवाड़ के मामले में उनको एक तरीके जेल भिजवाने में भूमिका निभाई, फिर हिमांशु कुमार को 5 लाख रुपए लगा दिए गए, उनको फाइन लगा दिया गया, और ईडी को जिस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, बल्कि जस्टिफाई नहीं बल्कि उसके स्कोप को ब्रॉडन कर दिया गया है। तो क्या इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स अब ये पूरी तरीके से सस्पेंडेड एनिमेशन में चले जाएंगे? तो ये सवाल सिर्फ संजय राउत का नहीं है, ये सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी आत्मा पर चोट पहुंचाकर इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको खत्म करने की कोशिश है। जी हाँ अशोक जी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिस श्रृंखला को आशुतोष जी ने शुरू किया है कि किस तरीके से यहाँ अधिकारों की बात है, ये पूरी सोसाइटी जो है वो ड्यूटीज़ पे बनाई जा रही है। ऐसे वक्त में हम बात कर रहे हैं जब अमित शाह ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर, अपनी डीपी बदल दीजिए, झंडों में तब्दील कर दीजिए, अब जगह जगह सब झंडे नज़र आएंगे, अब आपको बाहर सड़कों पे भी झंडे नज़र आएंगे, राष्ट्रवाद की पूरी परिभाषा को बदला जा रहा है और ऐसे में अपोजिशन को जो कुचला जा रहा है। फिर से मैं वही कहना चाहती हूँ, PMLA को खासकर जो इतना खतरनाक ये कानून ऐसा बन के उभर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आशुतोष जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है, ऐसा लगता है कि सब कुछ गंगा में नहाकर एक ऐसी वॉशिंग मशीन बीजेपी बन गई है जिसमें जाकर सब कुछ बिल्कुल साफ होकर निकल आते हैं, सारे दाग बाहर आ जाते हैं। ऐसे में अगर ये देखा जाए जिसमें जो प्रक्रिया है वही पनिशमेंट बन जाए, प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाए, ऐसे में कैसे ये उम्मीद करें खासकर कि कोई ऑपोजिशन बचेगा भी? झारखंड में आपको लगता है कि जो ये 3 MLAs की बात हो रही है जिनके ऊपर लाखों रुपए बरामद हुए हैं, मशीन नहीं है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लाख हैं, मशीन अभी आ रही है, गिन रही है, क्या आपको लगता है कि इसको एक ही कड़ी में देखा जाना चाहिए? झारखंड में 3 कांग्रेस के MLAs को खरीद कर दूसरे MLAs के जरिए को भी एक तरह से उनको मना कर या उनको खरीद कर और फिर सरकार बदलने की कोशिश की गई? क्योंकि मैं जो देख रही हूँ नंबर्स आप देखिए किस तरह से 82 मेंबर की ये असेंबली है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस पार्टी के 17 सदस्य हैं और 47 सदस्य, यानी जो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए ज़रा सा मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर है ये। और मेन ऑपोजिशन जो है वो भाजपा है 25, यानी JMM 30 और भाजपा 25, दूसरी बड़ी पार्टी है ये। देखिए, जब महाराष्ट्र का सत्तांतरण हुआ उसी दिन ये बात हो रही थी कि अगला जो फोकस है वो झारखंड, और झारखंड पे लगातार प्रयासरत थे, लगातार ऐसी पहली बार नहीं हुई, इसके पहले भी झारखंड से कई कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें पैसा दिया जा रहा है। लेकिन हास्यास्पद ये है कि यदि कोई ये कहे कि मैंने संजय राउत को पैसा दिया है तो उसके एक स्टेटमेंट पे संजय राउत अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पैसा जब आसाम के मुख्यमंत्री ने दिया, ये बात होती है, उसके बाद वो नकार देते हैं और सारी एजेंसियां चुप रहती हैं। आप जो कह रही थी अभी कि ये कमल ब्रांड साबुन है, बिल्कुल साबुन है, क्योंकि जिस ईडी की जिनके नोटिस मिलती है, महाराष्ट्र में तो हर्षवर्धन पाटिल नाम के एक MLA है, उन्होंने तो खुले, वो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तो मंच से कहा, उन्होंने कहा कि मैं रात भर आराम से सोता हूं क्योंकि मुझे CBI और ईडी का डर नहीं है, मैंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया। यदि आप बीजेपी में प्रवेश कर लेते हैं तो आपको ईडी और उसका कोई डर नहीं होता। महाराष्ट्र में वर्तमान में जो 40 लोग हैं जिनके साथ मिलकर सरकार बनाई, उन 40 में तो 3 लोगों के ऊपर कार्यवाही ईडी की चली रही है, लेकिन अब उसमें फुल स्टॉप लगेगा। एक जाधव करके मैडम है, MLA है, उनके पति कारपोरेशन में थे और शिवसेना के बहुत खास थे, उनके ऊपर ईडी के नोटिस है। दूसरी तरफ आप जाइए तो आपको दिखने को मिलेगा जो भावना गौड़ी है, यवतमाल वाशिम की सांसद है, उसके ऊपर ईडी की रेड हुई है, ईडी का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद प्रताप सरनाइक है, ठाणे के ही MLA है और बड़े नजदीकी है एकनाथ शिंदे के, उनकी तो 60 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच हुई है। जो पहले ऑटो चलाते थे, अब वो 60 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच होगी तो कितना होगा उनके पास, आप समझ सकती है। ये बातें तमाम इस बात को इंडिकेट करती है कि आप भ्रष्टाचार चलेगा, इस देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं। आप भ्रष्टाचार करो, लेकिन आपको कमल का गमछा गले में बांधना जरूरी है।
यदि आप भाजपा की सदस्यता लेते हैं तो आपको एक इम्यूनिटी मिलती है। हनुमान चालीसा में एक स्टांजा है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ पे यह ईडी सीबीआई निकट नहीं आवे जब आप भाजपा का दामन थमावे। तो यदि आपने भाजपा का दामन थमाया तो ईडी की पीड़ा जो है इससे आप मुक्त हो पाते हैं। और ये तमाम 10 जगह हमने देखा है, बार बार देखा है कि जो भ्रष्ट है, नारायण राणे को लेके यही देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधानसभा में एक पूरा दिन का सत्र नारायण राणे के नाम कर दिया था। इतने डॉक्यूमेंट पटल पे रखे थे और ये कितने भ्रष्ट है बताए थे। आज वो कैबिनेट मंत्री है, आज वो उनको नमस्ते करते हैं। ऐसे तमाम किससे बता दे सकते हैं। महाराष्ट्र का ही उदाहरण दूं तो सैकड़ों उदाहरण ऐसे है कि जिस मुख्यमंत्री के पीए को नोटिस मिला था, जोशी को, सचिन जोशी को ईडी ने नोटिस दिया, वो अब्सकॉन्ड हो गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हो गए, नई सरकार बनी। अब ईडी उस सचिन जोशी को ढूंढेगी नहीं क्योंकि वो बीजेपी में हो गए। तो बीजेपी होते से ही वो सारा काला पैसा व्हाइट हो जाता है, वो सारे ईडी के मामले निपट जाते हैं। और जब आप पैसा कमाते हो तो वो देश सेवा है, वो जीडीपी में ग्रोथ है। और यदि दूसरी जगह कोई पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो वो देश के खिलाफ है, आतंकवाद का सहायक हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। मैं अशोक जी आपसे मैं ये पूछूंगी कि क्या शिवसेना इस पूरे झटके को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या उसके सर्वाइवल के चांसेस है? मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन आशुतोष जी की तरफ ज़रा सा रुख कर लेती हूँ। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि जो पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है, खासकर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स, पहली बात तो बचे ही कितने हैं, उंगलियों पे गिना जा सकता है। उसमें 2 तरह का पैटर्न है, जिसमें जो गैर भाजपा शासित पार्टियाँ हैं वो राज कर रही हैं। उसके बावजूद भी एक तो सांप्रदायिकता, छिटपुट या बड़ी घटनाएं फैला दीजिए, आप पूरी सोसाइटी को पोलराइज कर दीजिए, अगला चुनाव आपका हो गया, सीधा शॉर्ट एक तरह से ये फॉर्मूला है। दूसरा देखा जाए तो जो ऑपोजिशन के एमएलएज हैं उनको या तो ख़रीद लिया जाए या उनको धमका दिया जाए, जो सीडी है, सीबीआई है, ईडी है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके ज़रिए। जब ये दोनों इतने बड़े हथियार भाजपा और आरएसएस के पास हैं तो क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में कोई किसी भी राज्य में विपक्ष की सरकार बन पाएगी और बच पाएगी? नहीं, मुझे इसमें किसी तरीके कोई संदेह नहीं है कि अगर चुनाव होंगे, अगर स्वच्छ साफ तरीके से चुनाव होंगे तो ऐसा नहीं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी जाकर स्वीप कर लेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। हाँ, अगर विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा तब जरूर वो अपनी सरकार बनाने की स्थिति में होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या वो सही रह पाएगी, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। अगर आप देखिए, कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी के साथ सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सरकार उन्होंने गिरा दी। राजस्थान की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की, 10-12 दिन तक वो पूरा षड्यंत्र चलता रहा। उसके बाद झारखंड की अब सरकार गिराने की कोशिश कर, उसके पहले उत्तराखंड की सरकार गिरा चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा चुके हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की भी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावरफुल होने के बाद भी सिर्फ 37% की पार्टी है, सिर्फ 37% वोट उसके साथ है। और 37% के बाद ये हमारा फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, जिसकी वजह से उनके पास 303 सीटें हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल इसी बात को लेकर ही है, क्या इस देश के अंदर विपक्ष को मुक्त आकाश में उड़ने की आजादी होगी, आजादी नहीं होगी? जो लोग डिसएग्री करेंगे, जिसके डिफरेंसेस होंगे, जो सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, जो सरकार की चमचागिरी नहीं करेंगे, क्या उनके घर पे ईडी नहीं पहुंचेगी या सीबीआई नहीं पहुंचेगी या पुलिस वाला नहीं पहुंचेगी? ये बड़ा सवाल। आज की तारीख में आरफा, आप और अशोक हमारे किसी भी बयान को लेके इस देश के किसी एक कोने में किसी आदमी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, जिसका पता भी नहीं है, वो एफआईआर दर्ज करेगा, वहां से पुलिस आएगी और आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो जो हमारे संविधान की जो बुनियाद है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी, आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा खतरे में है। 137-34 करोड़ के देश में एक आदमी की भावनाएं अगर आहत हो जाए, ऐसा वो नाटक कर ले, तो हमारी लिबर्टी खत्म हो जाती है। अब ये ज्यादा बड़ा सवाल है। संजय राउत तो उसी एक कड़ी के हिस्से, जैसा भी अशोक कह रहे थे, मुकुल राय जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा था 2015 में, तो भाग मुकुल का कहा जा रहा था। वो मुकुल राय बीजेपी में आ गए तो साफ हो गए। हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ लुई बर्जर का केस चल रहा था और उनके खिलाफ सारे मामले चल रहे थे, वो बीजेपी में चले गए। अब उस बारे में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं। दिगंबर कामत कांग्रेस से बीजेपी में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनका नाम भी लुई बर्जर केस में है। तो और इसके बाद अजीत पवार, जब चुनाव के पहले बातचीत हो रही थी, अरे भाई इसको हम जेल भेज देंगे, और जैसे अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ आ गए, पता चला वो बिल्कुल पाक साफ हो गए।
तो ये जो पूरा खेल है, ये पूरा खेल इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने की एक कोशिश है। उसमें कामयाबी और नाकामयाबी इस पर निर्भर करती है कि विपक्ष के नेता जेल जाने से डरते हैं या डरते नहीं है। अगर जेल जाने से डरते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर उनको लड़ने का मादा है और 4 साल जेल में रहने की हिम्मत है तो लोकतंत्र खत्म नहीं होगा यहाँ। क्या ये हिम्मत दिखाएंगे? अशोक वानखेड़े जी बताइए, आप खुद कह रहे थे कि जो कई एमएलएज जो चले गए और सरकार का हिस्सा बन गए, उनके खिलाफ जांच चल रही थी ईडी की, सीबीआई की, अब उनके तो तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, सारे दाग धुल जाएंगे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बची कुची जो शिवसेना बची है, क्या वो बची रहेगी? अगले चुनाव के लिए तैयार होगी? इसको आम जनता कैसे देख रही होगी? शायद आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि आम जनता महाराष्ट्र की संजय राउत के जेल जाने को लेकर क्या सोच रही है, कैसे देख रही है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल मात्र विधायक और सांसद नहीं होता। बीजेपी 2 सीट पे आई थी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी समाप्त नहीं हो गई थी, संगठन जिंदा था, आज 300 के ऊपर है। शिवसेना संगठन आज भी पूरी ताकत के साथ जिले लेवल पे, तालुका और ब्लॉक लेवल पे आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। विधायक और सांसद क्यों गए, क्या गए, हर एक की मजबूरी सब जानते हैं क्यों गए। लेकिन जब हम ये डर देखते हैं कि लोग कैसे, तो सारे रीजनल पार्टीज को ये देखना होगा, जंगल में अब ये समझना होगा कि शिकारी घूम रहे हैं, या समाज में ये देखना होगा कि डकैत खुलेआम घूम रहे होंगे। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर होने की बात कही, तो सारे रीजनल पार्टीज को अब आत्मनिर्भर होना होगा, उन्हें अपने किले मजबूती से लड़ने होंगे। आपको बंगाल देखिए, इतना कुछ होने के बाद, इतनी प्रताड़ना होने के बाद, ईडी सीबीआई सब कुछ होने के बाद ममता बनर्जी ने इनको नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद आप आ जाइए ओडिशा में आज भी बीजेडी पूरी ताकत के साथ पड़ी हुई है, और बीजेडी ने जो बीच में इन्होंने थोड़ा हाथ पैर मार के बीजेपी ने वहां जगह बनाने की प्रयास किया था, तो इस जिला परिषद के चुनाव में जो अभी 2022 में हुए, पूरा नेस्तनाबूद कर दिया बीजेपी को, वापस बीजेडी ने कंट्रोल कर दिया। आप केएसआर को देखिए, तेलंगाना, केएसआर ने इतनी पार्टी पे जबरदस्त पकड़ बैठी हुई है कि पूरी प्रयास करने के बाद भी वहां कोई जगह मिल नहीं रही है बीजेपी को पैर रखने के लिए। उसके बाद आप केरल में आ जाइए, केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी को जगह नहीं मिल रही है, कर्नाटक में बीजेपी ने विद्रोह तो जरूर किया लेकिन सरकार तो बनाई है, लेकिन क्या पॉलिटिकल जो अभी वहां पे नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, नगर परिषदों के, उसमें बीजेपी को समर्थन मिला नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये कैसा उधार का सिंदूर पे जी रहे हैं। उधार के सिंदूर पे जीने वाला ज्यादा दिन जी नहीं सकता। जो लोग आपके साथ आते हैं, ये जो 40 लोग गए महाराष्ट्र में, इनको भविष्य पता नहीं का क्या होगा, क्या बीजेपी इनको टिकट देगी या उनके लिए सीटें छोड़ेगी? क्योंकि वो लोग चुनाव जो 40 में से 4-5 लोग छोड़ दिए, तो 30 से 35 लोग ऐसे हैं कि जो कैडर के भरोसे चुनाव जीतते हैं। शिवसेना का वोट उनको मिला था, क्या वो फिर से विधानसभा में? ऐसे कई एमएलए है अभी तक विधानसभा क्षेत्र में गए नहीं, 1.5 महीना हो गया मुंबई में बैठे हैं, और विधानसभा क्षेत्र से बसें बुला के शक्ति प्रदर्शन मुंबई में करते, लेकिन इतनी औकात नहीं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके लोगों को फेस करें, क्योंकि लोग उनके स्वागत के लिए वहां तैयार है। सवाल यह है कि आपने किसी मजबूरी में तो हो सकता है आपने कर दी। महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, शरद पवार से लेकर आज तक, जब भी लोगों ने दल छोड़ के नए समीकरण के साथ सत्ता में प्रवेश किया, उसके बाद वो चुनाव जीते नहीं, बहुत कम जीते। चाहे छगन भुजबल के साथ लोग गए, नारायण राणे के साथ 11 लोग चले गए थे, उनमें से सिर्फ 2 या 3 चुनाव जीत पाए, बाकी सब नेस्तनाबूद हो गए थे। ऐसे कई आपको इतिहास, आज नारायण राणे आज भी लोकसभा जीतने के लिए तरस रहे हैं जब से छोड़ा है। छगन भुजबल को मुंबई छोड़ के नासिक भागना पड़ा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग करनी पड़ी, तब जाके वो जीते, और वो लगातार छोड़ने के बाद भी वो शिवसेना के खिलाफ कभी एक्टिव फ्रंट खोल के नहीं बैठे थे। आज प्रॉब्लम ये है इनको, एकनाथ शिंदे और इनको ये मजबूरी है बोलना कि हमारी शिवसेना ओरिजिनल है, क्योंकि जो डिफेक्शन कानून में आपको विलय करना होता है, आप विलय करने के लिए आपको बीजेपी भी तैयार नहीं है, विलय करने के लिए राज ठाकरे भी तैयार नहीं है, विलय करने के लिए आप प्रहार नाम के 2 एमएलए के पार्टी में जाना नहीं चाहते, बच्चू कडू के। इसलिए आपको आइडेंटिटी रखना है और आपको ये सिंबल फ्रीज करना है, किसी भी हालत में शिवसेना को समाप्त करने का प्रयास है। लेकिन आपके कहने से, ईडी के कहने से, या नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के कहने से चीजें नहीं होती, चीजें होती है जनता के कहने से। पूरा जोर लगाने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में सब कुछ करने के बाद भी 125 पे तो पहुंच ही गया है विपक्ष। ऐसी बड़ी इतनी 40 सीटें 125 पहुंचना कहीं ना कहीं तो एक अचीवमेंट है, अकेला लड़ रहा था। तो ये तमाम चीजें, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि विपक्ष खत्म होगा, विपक्ष अब नए सिरे से घेराबंदी करेगा और नए सिरे से और नई शक्ल में, जी हाँ, नई शक्ल में नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी और अशोक जी दोनों का।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।